हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट करंट। मैक्सवेल जब एम्पियर्स लॉ को अप्लाई किया कैपेसिटर में, तब उसको उस एम्पियर्स लॉ में एक इनकंसिस्टेंसी नजर आया, जिसको खामियां आया, तो उसको नोटिस किया। जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इसको जब हम एक डीसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, जस्ट लाइक बैटरी, तो यहाँ पे ये टाइम वेरिंग कंडक्शन करंट, मतलब जस्ट लाइक वो जब चार्ज होता है कैपेसिटर या डिस्चार्ज होता है, तो हम लोग चार्जिंग का केस एज्यूम करते हैं कि यहाँ पे टाइम वेरिंग कंडक्शन करंट जब फ्लो होता है तो इस वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। अब यहाँ पे इस प्लेट तक तो करंट आता है, लेकिन इस प्लेट के बाद कोई करंट लीव नहीं होता है। तो दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में जो कैपेसिटर का पैरेलल प्लेट है, वहां पे कोई करंट का फ्लो नहीं होता, कंडक्शन करंट का। तो एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं एग्जिस्ट करना चाहिए। लेकिन मैक्सवेल ने नोटिस किया कि इस दोनों के प्लेट के बीच में, ये जो प्लेट यहाँ पे जो लूप सी है, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। तो ये मैक्सवेल ने जो नोटिस किया, और वहां पे जो एम्पियर्स लॉ था, एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, तो ये एम्पियर्स लॉ का कंट्राडिक्शन हो। तो यहीं पे उन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट आइडिया दिया। तो एम्पियर्स ने इस कंसिस्टेंसी को दूर करने के लिए, जो जो खामियां था उनको दूर करने के लिए कंसेप्ट दिया कि ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी करता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे इस दोनों प्लेट के बीच में, यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए उसको भी हम लोग इक्विवेलेंट करंट के मानते हैं, जिसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। तब उसके बाद ये पूरा जो है एम्पियर्स लॉ जनरलाइज हो गया। अब यहाँ से जहां तक वायर से आता था ये कंडक्शन करंट, तो ये आ गया कंडक्शन करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड हो गया। फिर यहाँ पे चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स के दोनों प्लेट के बीच में, उसके कारण यहाँ पे जो करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। और फिर यहाँ पे ये आ गया कंडक्शन करंट के कारण आ गया। तो ये एक सर्किट पूरा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पे इक्विवेलेंट उसने ये लिया था, ये देखिए कि कंडक्शन करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये जो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, जो टाइम के साथ वो हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता है। जब इस समय चार्ज या डिस्चार्ज के केस हम लोग देखते हैं, तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इसीलिए चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स या चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो टाइम के साथ वेरी करता है, और ये कंडक्शन करंट, दोनों इक्विवेलेंट मानते हैं। इसको हम लोग करंट भी, इसीलिए इसको भी एक इक्विवेलेंट करंट मानते हैं, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। और इसको नाम देते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। मतलब यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टाइम के साथ वेरी करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, जस्ट लाइक चार्जिंग और डिस्चार्जिंग केस में, उसको भी एक इक्विवेलेंट करंट मानते हैं हम लोग। करंट के इक्विवेलेंट होता है, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट है। तो ये करंट, जो डिस्प्लेसमेंट करंट कब तक रहेगा? जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चेंज होता रहेगा। जैसे उसका चेंजिंग खत्म, वह करंट जीरो। जैसे अगर हमने कैपेसिटर लेते हैं, चार्ज करते हैं, जब तक चार्ज होता रहेगा, चार्ज होता रहेगा, वो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा, और यहाँ पे हमको डिस्प्लेसमेंट करंट मिलता रहेगा। जैसे वो फुल चार्ज हो गया, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट जीरो, क्योंकि वहां पे चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। और सिमिलरली जब पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, तो भी वहां पे जीरो हो जाएगा। तो जब तक चेंज करेगा, केवल तभी तक वह डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिस्ट करेगा। तो इसीलिए हमेशा चेंज करने के लिए हम लोग ले सकते हैं, यहाँ पे ये डीसी सोर्स के प्लेस पे अगर एसी सोर्स लगा देंगे, तो हमेशा वो चेंज करता रहेगा। और यहाँ पे जैसे ही चेंज करता रहेगा, यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा। और जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करेगा, यहाँ पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करता रहेगा, और हमको डिस्प्लेसमेंट करंट मिलता रहेगा। अब यहाँ पे जैसे हम लोग कैपेसिटर लेते हैं, तो ये करंट यहाँ पे आता है, यहाँ पे चार्ज का फ्लो होता है, इस प्लेट पे चार्ज जमा होगा, एक प्लेट पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज जमा होता रहेगा, दूसरे प्लेट पे यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता रहेगा। तो इस चार्ज एक्यूमुलेशन के कारण क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। तो अब यहाँ पे देखिए, किसी इंस्टेंट हम लोग ये मानते हैं कि इस प्लेट पे अगर चार्ज क्यू है,
और पोटेंशियल डिफरेंस वी है। तो कैपेसिटेंस के फॉर्मूला से हम लोग यहाँ देखते हैं कि चार्ज इक्वल टू कितना होता है, चार्ज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट के बीच में, और ये कैपेसिटेंस, कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस उसके इक्विवेलेंट होता है। तो Q इक्वल टू वी सी, और यहाँ पे कैपेसिटेंस इक्वल टू होता है एप्सिलॉन A अपॉन डी। ये A हो गया एरिया ऑफ ईच प्लेट, ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर का जो प्लेट है, ये नाम नहीं ए वाला, ये नहीं, ये ए का मतलब यहाँ पे एरिया, इस कैपेसिटर का प्लेट, इस कैपेसिटर, जो दोनों प्लेट का एरिया है वो ए है, और डी है दोनों प्लेट के बीच का डिफरेंस, जो दोनों पैरेलल प्लेट है उसके बीच का डिफरेंस है। अब यहाँ पे V अपॉन डी पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन लेंथ जो होता है, पर यूनिट पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। तो V अपॉन डी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने वैल्यू पुट कर दिया, और एप्सिलॉन इनटू ई, जो एप्सिलॉन ई होता है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, हम लोग या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो यहाँ पे एप्सिलॉन इक्वल टू ए डी, तो ये मेरे पास चार्ज आ गया Q इक्वल टू ए डी। अब हमको कंडक्शन करंट यहाँ पे निकालते हैं तो कितना है, डी क्यू अपॉन डी टी होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज। तो ये Q इक्वल टू ए डी आ गया। अब यहाँ पे तो कंडक्शन करंट कितना, डी क्यू अपॉन डी टी, इस Q के प्लेस में वैल्यू पुट कर दिए, ए डी जो हमने फाइंड आउट किया है, ये एरिया कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर दिया, तो यहाँ पे आ गया ए इंटू डी डी अपॉन डी टी। तो मैक्सवेल ने कहा कि ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट को कंसीडर करना चाहिए करंट, कहाँ पे, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में। कि जैसे यहाँ उन्होंने कहा कि ये पैरेलल प्लेट, ये पैरेलल प्लेट था, तो यहां से जब जाता था यहाँ पे कितना कंडक्शन करंट है, इसके अकॉर्डिंग ये वाला कंडक्शन करंट, ये ए डी डी अपॉन डी टी, ये कंडक्शन करंट यहाँ पे। तो इतना ही अमाउंट यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है, तो इतना ही अमाउंट को यहाँ पे भी माना गया। उसने कहा कि इस अमाउंट को ही कंसीडर करना चाहिए डिस्प्लेसमेंट करंट, कहाँ पे, दोनों पैरेलल प्लेट के बीच में। अब यहाँ पे इसीलिए ये डिस्प्लेसमेंट करंट इक्विवेलेंट कितना हो गया, आई डी इक्वल टू ए इंटू डी डी अपॉन डी टी। इक्विवेलेंट उसने एजम्पशन दिया था मैक्सवेल ने। तो जो हम लोग यहाँ पे एम्पियर्स लॉ पहले लेते थे कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू टाइम्स, केवल पहले लेते थे हम लोग ये कंडक्शन करंट का, उसमें एक टर्म और ऐड कर दिया हमने डिस्प्लेसमेंट करंट का। जैसे ये टर्म ऐड हुआ तो ये मैक्स जो एम्पियर्स लॉ था, जो केवल एसटीडी करंट के लिए वैलिड था, अब ये पूरे जनरलाइज हो गया, एसटीडी नॉन एसटीडी सबों के लिए वैलिड हो गया। और ये इंट्रोडक्शन के बाद ही जो मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, उसी को हम लोग मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन भी कहते हैं। अब यहाँ पे करंट डेंसिटी के टर्म में देखते हैं, करंट डेंसिटी क्या होता है, करंट अपॉन एरिया। तो यहाँ पे करंट अपॉन एरिया, तो यहाँ पे हमने डिवाइड कर दिया, तो ये जो ए टर्म था, ये वाला ए टर्म, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो केवल बचेगा डी डी अपॉन डी टी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया डी डी अपॉन डी टी। और अगर एक ही वेरिएबल है तो इसको हम लोग डेल डी अपॉन डेल टी भी लिख सकते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट करंट कब तक फ्लो करेगा, ओनली व्हेन, यहाँ पे जब तक यहाँ पे वोल्ट चेंज करेगा, ओनली व्हेन वोल्ट इज चेंजिंग। जैसे वोल्ट चेंज करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगा या इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करता रहेगा। और जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करता रहेगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग इक्विवेलेंट मानते हैं करंट का, जिसको डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे जब वोल्टेज चेंज होते रहना चाहिए। तो अगर डीसी सोर्स लेते हैं तो केवल जब चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा तभी तक है, लेकिन ऑल्टरनेट करंट वाला जब हम लोग एसी सोर्स लेते हैं तो हमेशा वो चेंज होते रहता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया। अब यहाँ पे जब सर्किट कंप्लीट होता है, देखिए ये पैरेलल प्लेट में अगर यहाँ पे आता है आईसी, ये कंडक्शन करंट, फिर यहाँ पे दोनों प्लेट के बीच में डिस्प्लेसमेंट करंट, फिर यहाँ पे आता है कंडक्शन करंट। तो यहाँ पे पूरा एक सर्किट कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे देखिए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है कंडक्शन करंट के कारण, फिर बीच में होता है डिस्प्लेसमेंट करंट के कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और फिर यहाँ पे जो प्लेट से बाहर निकलता है कंडक्शन करंट के। तो ये सर्किट को कंप्लीट करता है।
अब प्रॉपर्टीज देखते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ये देखिए क्या, ये जो कंडक्शन करंट है केवल एक ही सेंस में है कि यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम लोग इक्विवेलेंट करते हैं। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट करंट के पास कोई भी अदर प्रॉपर्टीज नहीं होता है कंडक्शन करंट वाला। केवल एक ही सेंस है कि यह मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसीलिए हम लोग इसको इक्विवेलेंट लेते हैं करंट के, जो इसको हम लोग मानते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। उसके बाद एक इसके पास फाइनाइट वैल्यू, जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है उसके पास फाइनाइट वैल्यू होता है। कहाँ? परफेक्ट वैक्यूम में भी, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं होता, मतलब यहाँ पे परफेक्ट वैक्यूम में कंडक्शन चार्ज जीरो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू होता है। और जब गुड कंडक्टर्स है, गुड कंडक्टर में ये डिस्प्लेसमेंट करंट नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि गुड कंडक्टर में कंडक्शन करंट ही होता है बहुत ज्यादा अमाउंट में, तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। कभी कभी डिफरेंस भी पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट। तो ये जो कंडक्शन करंट है तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, तो यहाँ पे डेल क्यू अपॉन डेल टी हम लोग लिखते हैं, जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो जाता है, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होता रहेगा तभी तक हम लोग ये डिस्प्लेसमेंट करंट ऑब्टेन करते हैं। दूसरा है कि यहाँ पे कंडक्शन करंट जीरो होता है परफेक्ट वैक्यूम में, क्योंकि वहां पे कोई चार्ज का फ्लो नहीं होता है, जबकि डिस्प्लेसमेंट करंट के पास कोई फाइनाइट वैल्यू होता है, क्योंकि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो वैक्यूम में ट्रेवल कर सकती है। तो ये डिफरेंस है। थैंक यू।